Hello guys, this is Meg here and I am here with the new chapter Data Handling. आज हम करने जा रहे हैं Data Handling chapter of class 8th, chapter number 5th. Okay? Now let's start with the pictograph. डाटा हैंडलिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए, कुछ टॉपिक्स हमें पहले क्लियर करने ज़रूरी हैं. फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास पिक्टोग्राफ. ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नाम बता रहा है पिक्टोग्राफ, इट मीन्स जिस ग्राफ को हम पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफ. दैट इज जिस ग्राफ को, आई एम रिपीटिंग अगेन, जिस ग्राफ को हम पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उस ग्राफ को हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ. क्लियर? अब मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. फॉर एग्जांपल मैंने एक ब्रिक ली. क्लियर? अब मैंने एक ब्रिक ली है. फॉर एग्जांपल एक स्टोर है, उस स्टोर वाले ने आज 30 ब्रिक्स सेल किए हैं. क्लियर? कितने ब्रिक्स सेल किए हैं? 30 ब्रिक्स. अगर मेरे को 30 ब्रिक्स शो करना है कि उसने 30 ब्रिक्स सेल किए हैं तो मैं एक एक करके 30 ब्रिक्स बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पिक्टोग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और पिक्टोग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 30 ब्रिक्स की पिक्चर बनानी होगी. तो इसकी बजाय अगर मैं ये कह दूं एक ब्रिक जो रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली मेरी 10 ब्रिक्स को, ये फिगर मेरी रिप्रेजेंट कर रही है 10 ब्रिक्स को. क्लियर? तो इस तरह मुझे 30 ब्रिक्स शो करनी है तो मुझे ओनली 3 ब्रिक्स ही ड्रॉ करनी होंगी, क्योंकि एक जो है वो 10 को रिप्रेजेंट कर रही है, एक और मैंने पिक्चर ले ली वो भी 10 को रिप्रेजेंट कर रही है, एक और मैंने ले ली वो भी 10 को रिप्रेजेंट कर रही है. तो टोटल कितनी हुई आपके पास? टोटल 30 ब्रिक्स आपके पास हो गई. इट मीन्स जब भी आपको जिस ग्राफ को पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है हमें, तो उसके लिए हम सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे? जैसे आप एक पेन लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने एक पेन लिया. अब एक जो पेन आपने लिया है, एक शॉपकीपर 30 पेन एक दिन में सेल करता है. ठीक है, अब उसने 30 पेन सेल किए तो अब मैं 30 पेन्स बनाऊंगी एक एक करके, क्योंकि मुझे पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. नो. तो इसके लिए मैं कहती हूँ, मान लिया मैंने फर्स्ट वाला जो ये जो पेन है, ये जो शेप है वो 10 पेन्स को रिप्रेजेंट कर रही है. क्लियर? तो एक मैंने मान लिया 10 पेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. सिमिलरली मैंने दूसरा ले लिया. आप अपनी तरीके से शेप बना सकते हैं, मैं रफली बना रही हूँ. दूसरा ले लिया, वो भी 10 पेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. सिमिलरली आप एक और ले लो. क्लियर? वो भी 10 पेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. टोटल कितने हो गए? हमें 30 दिखाना था कि सेल में 30 है. टोटल 30 पेन्स उसने सेल किए, हमने ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए. क्लियर? तो मुझे 30 ग्राफ्स शो करने थे, तो मैंने 30 ग्राफ्स को कैसे शो किया? 30 पिक्चर्स बनाने की बजाय मैंने 3 पिक्चर्स बनाई. मैंने ये बोल दिया कि एक पिक्चर जो है ये वो 10 पेन्स को रिप्रेजेंट कर रही है. सिमिलरली ये भी 10 पेन्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी 10 पेन्स को रिप्रेजेंट कर रही है. इट मीन्स उस शॉपकीपर ने 30 पेन्स को सेल किया. क्लियर? तो आपने ग्राफ के थ्रू आप बता सकते हो कि टोटल 30 पेन्स उस शॉपकीपर ने आज सेल किए. क्लियर? सिमिलरली मैंने एग्जांपल लिया. फॉर एग्जांपल मैंने एक शॉपकीपर ने ब्रिक्स सेल की, 30 ब्रिक्स उसने सेल की. तो आपने एक पिक्चर को रिप्रेजेंट किया, 30 को 10 को रिप्रेजेंट करिए, सेकंड वाली भी 10 को, थर्ड वाली भी 10 को. इट मीन्स मैंने 3 पिक्चर्स शो हो रही हैं अगर आपको, इट मीन्स उसने 30 ब्रिक्स आज के दिन में सेल किए. तो ये आपने बाय द पिक्चर आपने समझा, आपने पिक्चर की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया, इसीलिए इसका नाम जो है वो बना है पिक्टोग्राफ. तो पिक्टोग्राफ मीन्स जो ग्राफ आप पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो उसको हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ. तो एज द नेम सजेस्ट, पिक्टो मीन्स पिक्चर, ग्राफ ही है. तो पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाने वाले ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ. क्लियर? तो जब हम इसकी क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको इसकी नीड पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी. इसी तरह हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. उस नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले एक बार दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ. जब भी पिक्टोग्राफ की बात की जाए, पिक्टोग्राफ मीन्स जब भी आपको किसी भी ग्राफ को पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ. क्लियर? तो नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट है हमारा बार. नेक्स्ट हम जो कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक है बार ग्राफ. नाउ एज द नेम सजेस्ट, बार
इट मीन्स जो ग्राफ बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए उसको हम बोलते हैं बार ग्राफ। तो जब भी हमें ग्राफ को बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसको बोलते हैं बार ग्राफ। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप सबको पता है लास्ट ईयर आपने किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। क्लियर? तो मैंने वाई एक्सिस ले ली एंड एक्स एक्सिस ले ली। क्लियर? तो अब मुझे एक ग्राफ को बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ्स को बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने लिया फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट में एक स्टूडेंट के मान लो आपके पास 3 सब्जेक्ट का आपका रिजल्ट आया है। अब मार्क्स को शो करना है आपने। फॉर एग्जांपल यहाँ इंग्लिश है, हियर इज हिंदी, हियर इज मैथ्स। सेम इंटरवल मैंने ले लिया इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स, ये मैंने ले लिया। अब आपको इसको बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जांपल उस स्टूडेंट के इंग्लिश में आए हैं 15 मार्क्स, तो आप कैसे लिखोगे उसको? बिल्कुल सामने जाके ये हमारे आगे इंग्लिश में उसके 15 मार्क्स, तो ये बार है, ये मैं रिप्रेजेंट कर दिया कि इंग्लिश में उस स्टूडेंट के 15 मार्क्स है। फॉर एग्जांपल हिंदी में उस बच्चे के 17 मार्क्स है। सॉरी, मैंने जब यहाँ पर लिया, यहाँ पर हमें डिस्टेंस सेम रखना चाहिए था ना, 5, 10, 15 और ये हमारा है 20 और ये हमारा है 25। क्लियर? तो इंग्लिश में स्टूडेंट के आए हैं 15 मार्क्स, मान लो उसके हिंदी में आए हैं 20 मार्क्स, तो हिंदी के साथ 20 के सामने आपको यहाँ देखना है हिंदी में आए उसके 20 मार्क्स। क्लियर? सिमिलरली स्टूडेंट के मैथ्स में आए हैं 23 कह सकते हो, मान लो 23 ले लिए तो आपको पता है 21, 22, 23, 24, राइट। अब मैंने 23 ली, इसकी बिल्कुल सामने चाहोगे आप तो उसके यहाँ पे मैथ्स में आ जाएंगे। मैं ऐसे रैंडमली बना रही हूँ, आप अच्छे से ड्रॉ करना। ये है उसके मैथ्स के मार्क्स जो मैंने लिए 23 मार्क्स। क्लियर? तो सबसे पहले राजे मैंने लिया इंग्लिश में मेरे 15 मार्क्स, हिंदी में 20 मार्क्स, मैथ्स में 23 मार्क्स। क्लियर? तो इस ग्राफ को मैंने जिस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है इसको हम बोलते हैं बार्स। क्या बोलते हैं? बार्स। तो जिस भी ग्राफ को हम बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें उसको हम बोलते हैं बार ग्राफ। तो जिस भी ग्राफ को हम बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें उसको हम क्या बोलते हैं? बार ग्राफ। क्लियर? तो एक ही साथ में अगर साथ में टॉपिक इसी के अंदर आता है डबल बार। क्या आता है? डबल बार ग्राफ। डबल ग्राफ मीन्स मान लो एक बच्चे के सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश में इतने मार्क्स आए, हिंदी में इतने मार्क्स आए, मैथ्स में इतने मार्क्स आए, और आपको डिफरेंट ग्राफ बनाने की बजाय आपको इसी ग्राफ में मार्क्स शो करने हैं, देन हाउ कैन यू शो इट? आप कैसे इसी ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे? इसी फॉर्म को हम बोलते हैं डबल बार। जैसे एक सेमेस्टर में बच्चे के मार्क्स आपने अभी किए ड्रॉ बार ग्राफ के थ्रू, अब मेरे को नेक्स्ट सेमेस्टर में उसी स्टूडेंट के मार्क्स को इस ग्राफ पे शो करना है, तो मैं क्या करूंगी? फॉर एग्जांपल इंग्लिश में उस बच्चे के हैं 20 मार्क्स, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर 20 मार्क्स। क्लियर? डिस्टेंस जो है आपका, ये दोनों जो ज्वाइंट है ये इंग्लिश के मार्क्स है, तो इन सब का जो बाकी सब का डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, क्योंकि मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ, आपको क्लियरली ड्रॉ करना है। क्लियर? अब मान लो इस बच्चे के हिंदी में नेक्स्ट सेम में आया 25 मार्क्स, तो ये आ गए मेरे पास 25 मार्क्स। क्लियर? मान लो उस बच्चे के मैथ्स में आया अगेन 25 मार्क्स, तो उसके पास बच्चे के मैथ्स मार्क्स आ गए 25। क्लियर? तो ये जो रिप्रेजेंट हो रहा है, ये जो आपको नजर आ रहा है कंबाइन, ये होता है हमारा डबल बार ग्राफ। बट ये याद रखना आप, ये दोनों जैसे मर्जी ज्वाइंट हो, इन सब का जो आपस में जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? हमारा सेम होना चाहिए। डिफरेंस विल बी सेम। तो क्लियर? ये आपको मार्क नहीं करना, सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया है, क्योंकि आप देख रहे हो एक ही सब्जेक्ट की डबल फॉर्म है, एक फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स है, एक सेकंड के फर्स्ट के, सेकंड के फर्स्ट के, सेकंड के। तो जिस तरीके से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है इसको हम बोलते हैं डबल बार ग्राफ। क्लियर? तो डबल बार ग्राफ मीन्स जब आप उसी चीज के मार्क्स नेक्स्ट सेम में आप नेक्स्ट सेम के इसी ग्राफ में मार्क्स रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो इसी में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ डबल बार ग्राफ।
क्लियर। तो डबल बार ग्राफ क्या होता है हमारे पास, जिसमें हम ग्राफ को डबल बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, और सिंपल बार ग्राफ जिसमें हम ग्राफ को बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। ये बार्स होते हैं, तो बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले ग्राफ को क्या बोलते हैं, बार ग्राफ। क्लियर। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा ऑर्गेनाइजिंग डाटा। लेकिन उसको समझने से पहले आप याद रखना, मैंने आपको अभी 2 ग्राफ बताए हैं। फर्स्ट इज पिक्टोग्राफ, सेकेंड इज बार ग्राफ। पिक्टोग्राफ मीन्स जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पिक्चर्स के फॉर्म में, बार ग्राफ मीन्स जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बार्स की फॉर्म में। क्लियर। आपको नाम से ही याद रखना है, क्योंकि नेम से ही सब चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट आज हम करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग डाटा। हम करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग डाटा। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग डाटा। हाउ डू वी ऑर्गेनाइज डाटा। हम डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए आपको 3 चीजें आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने अल्फाबेट्स लिए 3 SUN, और ये रैंडमली रिपीट हो रहे हैं। मान लो ऐसे ले लिया UN UN US, इस तरह ये रैंडमली रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। मैंने क्या लिया, मैंने कुछ अल्फाबेट्स लिए, 3 अल्फाबेट्स लिए, उसको मैंने रिपीट कर दिया। किसी को कितने टाइम्स तो किसी को कितने टाइम्स, ये इस पर डिपेंड करता है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, मैंने ऐसे कोई एग्जांपल ले लिया। ठीक है। अब मुझे इस डाटा को ऑर्गेनाइज करना है। कैसे करते हैं, उस डाटा को ऑर्गेनाइज करने से पहले आपको 3 चीजें आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट एज अल्फाबेट्स। नेक्स्ट हमें आना चाहिए टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। हमें 3 चीजें आनी चाहिए। अल्फाबेट्स हमें पता है कौन कौन से हमने यूज किए हैं, वही लेने हैं। टैली मार्क्स आपने शायद करे नहीं है, लास्ट ईयर शायद आपने किए हैं, तो टैली मार्क्स हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं वो भी बताने हैं। फ्रीक्वेंसी हमें किस तरह रिप्रेजेंट करें ये भी हमें बतानी है। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिया सबसे पहले अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स हमारे पास कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है हमारा टैली मार्क्स, एक ही फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। नेक्स्ट है मेरी फ्रीक्वेंसी। अल्फाबेट्स मैंने लिए 3 SUN। डाटा को ऑर्गेनाइज करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन सा अल्फाबेट कितने टाइम्स रिपीट हुआ है। ठीक है। सबसे पहले हम यही कैलकुलेट कर लेते हैं। हम लेते हैं S से स्टार्टिंग करते हैं। S 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। तो S जो है मेरा वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो मैं लिख लेती हूँ S की जो है वो हमारा 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। U 1 2 3 4, U मेरा 4 टाइम रिपीट हुआ है। एंड N मेरा रिपीट हुआ 1 2 3 एंड 4, N मेरा 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। क्लियर। तो ये मैंने लिख लिया S 3 टाइम्स, U 4 टाइम्स एंड 4 टाइम्स रिपीट हुए। अब आप सोच रहे होंगे हमने इसको ऐसे क्यों चेक किया, हमें यहाँ पर टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी बताना है। तो टैली मार्क्स बताने से पहले मैं आपको बताऊँ फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी होती है जित अल्फाबेट्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, कोई भी कितनी बार रिपीट होता है तो वो उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे अभी आपने लिखा S जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 2 3, तो S की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3। क्लियर। सिमिलरली U आपका 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो U की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 है। सिमिलरली N भी आपका 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो N की फ्रीक्वेंसी 4 होती है। 4 ले लिया हमने। क्लियर। इसी तरह अब मुझे समझना क्या है टैली मार्क्स। टैली मार्क्स क्या होते हैं। टैली मार्क्स को समझने से पहले आपको पता है सबसे पहले 1 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। टैली मार्क्स में 1 को हम ऐसे लिखते हैं, 1 को ऐसे लिखते हैं। अगर मुझे 2 को रिप्रेजेंट करना हो तो टैली मार्क्स में हम 2 को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। अगर मुझे 3 को रिप्रेजेंट करना हो तो हम लिखते हैं 1 2 3, राइट। अगर मुझे 4 को रिप्रेजेंट करना हो तो 1 2 3 एंड 4। लेकिन अगर मुझे 5 को रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या लिखते हैं, 1 2 3 4। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं 5।
इस तरह से हम 5 को बाय द स्लैंटिंग लाइन हम इसको शो करते हैं कि ये 5 है। क्लियर? तो जब भी हमें 4 तक लेना हो 1 एज इट इज, 2 बार 1 लिखना है, 3 में 3 बार 1 लिखना है, 4 में 4 टाइम्स 1 लिखना है, 5 में 4 टाइम्स 1 लिख के फिर स्लैंटिंग लाइन से इसको हम जब कट करते हैं, कट क्रॉस करके दिखाते हैं इस शेप में, तो उसको हम बोलते हैं 5। क्लियर? तो अब हमने देखें टैली मार्क्स में S 3 टाइम्स रिपीट हुआ है तो 1 2 3, U 4 टाइम्स रिपीट हुआ है तो 1 2 3 एंड 4, एंड भी 4 टाइम्स रिपीट हुआ है तो 1 2 3 4। क्लियर? मान लो ये मेरा S जो है, नेक्स्ट एग्जांपल में आपको समझाती हूँ। क्लियर? ये तो हमारा क्या था, ऑर्गेनाइजिंग डाटा, अल्फाबेट्स लिए हमने 3 लिए थे, कितने टाइम्स कोई रिपीट हो रहा है वो आपने फ्रीक्वेंसी में बताने हैं। टैली मार्क्स मैंने अभी आपको बताया, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2 बार 1, 3 के लिए 3 बार 1, 4 के लिए 4 टाइम्स 1 एंड 5 के लिए स्लैंटिंग लाइन आपको फिर 5 के लिए शो करनी है। क्लियर? तो टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, अल्फाबेट्स, ये सब जो हमारी हेल्प करते हैं, ये हमारे डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हेल्प करते हैं। जो भी हमारे डाटा को ऑर्गेनाइज करना हो जब भी हमने, तो हमें 3 चीज़ों का रिक्वायरमेंट होती है। तो अल्फाबेट्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं, दूसरा टैली मार्क्स आप किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करोगे, तीसरा फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स एक नंबर रिपीट हुआ है, एक अल्फाबेट रिपीट हुआ है, तो वो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। अब मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 3 अल्फाबेट्स लिए मैंने MON। अब मैं अपने रैंडमली डाटा ले रही हूँ, आपके पास आप भी अपने तरीके से कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। क्लियर? अब आपको पता है आपको डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अल्फाबेट्स। क्या चाहिए? अल्फाबेट्स। नेक्स्ट टैली मार्क्स, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। क्लियर? सबसे पहले हम देखते हैं, हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए कितने टाइम्स एक नंबर रिपीट हुआ है। अभी अल्फाबेट्स हैं तो कितने टाइम्स कुछ अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं। जैसे M है, M को देखिए 1 2, सॉरी ये तो मेरा स्टेटमेंट थी, यहाँ से स्टार्ट किया ना हमने, 1 2 ओनली 2 टाइम्स। O को देखें हम 1 2 3 एंड 4 टाइम्स। N को देखें हम 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स। तो जितने टाइम्स एक नंबर रिपीट हो रहा है, एक अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी में। सबसे पहले मैंने लिख लिया अल्फाबेट्स। M जो है वो रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, O रिपीट हो रहा है मेरा 4 टाइम्स, N रिपीट हो रहा है मेरा 5 टाइम्स। तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपने ले ली, कितने टाइम्स कोई नंबर रिपीट हो रहा है। अब मुझे लिखने ओनली टैली मार्क्स। तो टैली मार्क्स के लिए 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करोगे, 1 और 2। क्लियर? कोई डाउट? 4 को रिप्रेजेंट के लिए 1 2 3 एंड 4। 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 2 3 एंड 4, और लास्ट 5 के लिए क्या करते हैं, स्लैंटिंग लाइन। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? मान लो आपके पास एक नंबर ऐसा है जो 20 टाइम्स रिपीट हुआ है। क्लियर? एक नंबर ऐसा है जो 20 टाइम्स रिपीट हुआ है, ऐसा एग्जांपल आपके पास आता है, तो घबराना नहीं। आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4। आप 5 को 4 टाइम्स लेते हो, ये भी 5 5 5 5 5 5 10 10 5 15 15 और 5 20। तो ये हमारे कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। इसको साथ लिखना है आपको, तो ये हम 20 को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह कोई भी बड़ा नंबर आ जाए, आपको फर्स्ट 4 तक तो इजी है लिखना, बस 5 के लिए ओनली स्लैंटिंग लाइन ही तो है, वो आपको ड्रॉ करनी है। ये है हमारा ऑर्गेनाइजिंग डाटा। क्लियर? तो डाटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें अल्फाबेट्स के लिए टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी मतलब जितने टाइम्स एक नंबर रिपीट होता है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एंड टैली मार्क्स में हम क्या करते हैं, उसको किस तरह से, किस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें। क्लियर? तो कोई आपको डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं, आवर नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक, ग्रुप्ड डाटा। Our next topic is grouped data.
पहले टॉपिक किया था, अभी मैंने उसका नाम बोला था ऑर्गेनाइजिंग डाटा, हाउ वी ऑर्गेनाइज द डाटा, उसमें हमने ये सीखा था। नाउ अब है ग्रुप्ड डाटा। डाटा जब ग्रुप्स में हो, आप किस फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करोगे, तो आपके माइंड में एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि मान लो 50 मार्क्स का पेपर है, बच्चों का 50 मार्क्स का पेपर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 आए हैं, सम स्टूडेंट्स के 20 आए हैं, किसी के 25 आए हैं, किसी के 40 आए हैं, किसी के 50 आए हैं, किसी के 49 आए हैं। तो इस तरह का जब डाटा हो, आप एक एक बच्चे के मार्क्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप 50 तक काउंटिंग लिखोगे, उसको फिर टैली मार्क्स में शो करोगे, 50 तक आपको लिखना पड़ेगा। बट अगर मैं डाटा को ऑर्गेनाइजिंग डाटा जो हमने पहले किया तो उस तरीके से लिखने के बजाय ग्रुप्ड फॉर्म में लिखूं, तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप्ड डाटा। क्या बोलते हैं? ग्रुप्ड डाटा। तो किस तरह से हम उसको करेंगे देखते हैं हम। आ जाओ। सबसे पहले हमने लिया क्लास इंटरवल, इसके लिए हमें पता होना चाहिए क्लास इंटरवल। नेक्स्ट है मेरा, इसमें लिखेंगे हम टैली मार्क्स। नेक्स्ट में हमारा आएगा फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। मैंने भी बोला 50 मार्क्स का पेपर है आपका, क्लियर? तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। मान लो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 0 से 10 के बीच में मार्क्स आए। मान लो 4 स्टूडेंट्स के 0 से 10 के बीच में मार्क्स हैं, तो मैंने ले लिया उसके लिए 4 स्टूडेंट्स के 0 से 10 के बीच में आ रहे हैं और सेम सीक्वेंस सेम इंटरवल है, तो मैंने मान लिया 4 स्टूडेंट के लिए फ्रीक्वेंसी 4। 10 से 20 में 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं, 20 से 30 में आप रैंडमली ले सकते हो, मैंने लिए 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं, 30 से 40 में मान लो फिर 5 के आ रहे हैं, 40 से 50 में मान लो 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं। तो ऐसे केस में आपको पता है टैली मार्क्स हम कैसे शो करेंगे। तो मैंने सिर्फ क्लास इंटरवल लिखा। क्लास इंटरवल मींस 0 से 10 की रेंज में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स रिपीट हो रहे हैं, कितने के आ रहे हैं, तो मैंने रेंज बना दी, उसको हमने ले लिया फ्रीक्वेंसी में। 10 से 20 में मैंने ले लिए 5, 20 से 30 में मैंने ले लिए 10, 30 से 40 में 5, 40 से 50 में 20। इज इट क्लियर? नाउ टैली मार्क्स हमें शो करने हैं। टैली मार्क्स आपको पता है 4 के लिए हम क्या करते हैं 1 2 3 एंड 4, 5 के लिए 1 2 3 4 5, 10 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल किया मैंने, तो 5 + 5 10। नेक्स्ट में 5 1 2 3 4 5, नेक्स्ट में 20 है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 5 5 टोटल हो गए 5 4 टाइम्स, तो हमारे पास हो गया 20। तो इस तरह से हम बनाते हैं ग्रुप्ड डाटा। अब आपको सोचो, जब भी आपको कैलकुलेशन करनी हो, इतने स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स आए हैं, इतने स्टूडेंट्स 10 तक के मार्क्स वाले हैं, इतने स्टूडेंट 20 तक के मार्क्स वाले हैं, तो आप सोचो अगर आपका क्लास इंटरवल फॉर्म हो, आपको फिर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना कि कितने बच्चों के इसके अंडर आ रहे हैं। तो ये होता है हमारा ग्रुप्ड डाटा, जिसमें हम डाटा को ग्रुप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा है ग्रुप्ड डाटा। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए। मैंने क्या पूछा है ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा में हम क्या करते हैं, जब भी आपके पास क्लास इंटरवल लेंगे हम कि इस रेंज में कितने बच्चों के मार्क्स आए, वो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, उसको टैली मार्क्स में हम यहाँ शो करते हैं। इसी तरह आपको इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना आएगा। क्लियर? तो जब हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, तो आपको ये क्लियर समझ आ जाएगा कि हम किस तरीके से इसको मेंशन कर रहे हैं। क्लियर? तो अब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी पहले ही। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपनी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक्स। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।